नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं मोहित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एसजी क्लासेस की साइंस क्लास में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, वर्क एनर्जी पावर, यानी कार्य ऊर्जा और शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही इजी चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस चैप्टर से अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में 20 सेट्स तैयार हो रहे हैं, 10 सेट्स तैयार हो रहे हैं, तो 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से गारंटीड आएगा और वो इजी होगा अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। वर्क क्या होता है दोस्तों? हमने किसी काम को किया, ये कैसे साबित होगा कि हमने उस काम को किया साइंटिफिकली? आप कब साबित कर पाएंगे कि आपने साइंटिफिकली कोई कार्य किया है? तो साइंस की लैंग्वेज में वर्क होता है जब भी किसी वस्तु पर फोर्स लगती है। इफ अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड, दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, विस्थापन। अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट, दोस्तों फोर्स जो है, जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और दोस्तों वो डिस्प्लेस हो, ये सबसे बड़ी शर्त है साइंटिफिकली वर्क डन होने की, वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की सबसे बड़ी शर्त है। मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ रखी है और उस पर हमने फोर्स लगाई और वह खिसक के, मान लीजिए खिसक के यहाँ आ गई, सरक के यहाँ पहुँच गई, यानी अब उसने अपनी जगह बदल दी, विस्थापन हुआ है। विस्थापन को हम एस से डिनोट करते हैं दोस्तों, एस से, यानी विस्थापन हुआ है। इफ अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन व्हेन फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉडी, देन वर्क इज said to be done on that body. We can say that work is said to be done on that body, यानी कि कार्य हुआ है उस बॉडी पर मान लीजिए एक दीवार है और उस पर मैं फोर्स लगाता हूँ, तो क्या वो दीवार खिसकेगी? वो दीवार नहीं खिसकेगी। और अगर वो दीवार नहीं खिसकी, यानी उस दीवार ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उस वस्तु ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, तो हम तो बोलेंगे यार हमने तो बहुत सारा बल लगा दिया, पर हमने तो काम किया पर दीवार नहीं खिसकी। अगर आउटपुट नहीं आया दोस्तों, तो आपने कुछ भी काम नहीं किया। अगर आप फाइनली एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वर्क विल बी ज़ीरो। आपका वर्क जो माना जाएगा वो ज़ीरो माना जाएगा। आउटपुट से ही वर्क आता है, साइंटिफिकली वर्क आउटपुट आने से ही आता है। इसकी कुछ कंडीशंस दोस्तों हम जान लेते हैं कि वर्क जो होता है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जी हाँ दोस्तों, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? देखिएगा, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोस्तों, वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो ये बात आप ध्यान रखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसी को हम वर्क कहते हैं। तो दोस्तों वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो है फोर्स, मैंने डायमेंशन में आपको बताया था दोस्तों कि अच्छे से कर लीजिए, कॉस ऑफ थीटा। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं दोस्तों वर्क होने की। जब भी कभी आप फोर्स लगाते हैं दोस्तों, जब भी कभी आप फोर्स लगाते हैं और वस्तु बल लगाने की दिशा में खिसकती है, कभी एक एग्जांपल होता है जब फोर्स लगाते हैं, वस्तु फोर्स लगाने की दिशा में ही आगे बढ़ती है। जैसे हम किसी टेबल को धक्का दें तो वो फोर्स की दिशा में ही आगे बढ़ेगा, लेकिन तब हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव कब होता है? देखिए दोस्तों, पॉजिटिव वर्क डन
ये कंडीशंस हैं, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? जब फोर्स की दिशा और डिस्प्लेसमेंट की दिशा एक ही होती है, सेम डायरेक्शन होती है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, सेम डायरेक्शन। तो हमारा वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन, तो वर्क डन क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव। और जब भी बल के विपरीत दिशा में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप सोचिए कि बल के विपरीत दिशा में डिस्प्लेसमेंट प्रैक्टिकली कब होता है हमारी लाइफ में? आप लोग आम तौर पर देखते हैं, पर शायद आपके ध्यान में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता दूं कि जब आप फोर्स लगाते हैं इस तरफ और अपोजिट साइड में डिस्प्लेसमेंट हो, तो नेगेटिव वर्क डन आता है दोस्तों। अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है दोस्तों। और ऐसा कब होता है, किस कंडीशन में होता है दोस्तों? तो नोट कीजिए, स्प्रिंग वेइंग मशीन आपने देखा होगा, एक वेट तौलने की मशीन होती है, वेट नापने की मशीन होती है, उसमें स्प्रिंग लगी होती है। जैसे ही हम वेट को लटकाते हैं, जैसे ही हम वेट को स्प्रिंग में लटकाते हैं नीचे मान लीजिए, तो स्प्रिंग जो होता है ये खिंच जाता है, कुछ इस तरह से ये फैलता है। यानी फोर्स तो नीचे की ओर लगी मास लटकने के कारण, पर स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हुआ। दोस्तों ये समझिएगा, फोर्स नीचे को लगी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हुआ तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल है स्प्रिंग वेइंग मशीन। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हमें रोकती है, हमेशा मोशन को कम करती है, किसी भी बॉडी के ऑब्जेक्ट के मोशन को कम करती है। तो इसका एक और एग्जाम्पल है दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स। दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं दोस्तों। फ्रिक्शनल फोर्स, मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब देखिए वर्क डन कैसे ज़ीरो होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है दोस्तों, तो वो बॉडी हर पॉइंट पर, मैंने आपको पहले ही बताया था, हर पॉइंट पर अपनी वेलोसिटी बदलती है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उस बॉडी के ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगती है, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स ये एक तरह का बल होता है। अब केंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होती है उस बॉडी पे, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है दोस्तों, ये जब सेंटर पे लगता है तो 90 डिग्री का एंगल उसकी बॉडी के साथ बनाता है हर पल, क्योंकि वो वेलोसिटी बदलता रहता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो भी लगता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वर्क डन बाय, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो आप नोट कीजिए कि वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स, मैं इसको सीपी लिख रहा हूं दोस्तों, सेंट्रीपेटल फोर्स इज जीरो। अबे दोस्तों जीरो कैसे होता है? देखिए मैंने आपको बताया W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा, और मैंने आपको बताया कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की दिशा के सेंट्रीपेटल फोर्स 90 डिग्री होती है। और आप सभी को पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो, और जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो। तो दोस्तों वर्क डन जो होता है वो जीरो हो जाता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ दोस्तों। जब भी डिस्प्लेसमेंट नो डिस्प्लेसमेंट हो, किसी बॉडी में विस्थापन ना हो बल लगने के बाद, तो भी दोस्तों देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब दोस्तों अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करिए वर्क डन जीरो आएगा। तो आप एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि वर्क डन क्या होता है दोस्तों। तो एफ डी कॉस ऑफ थीटा, वर्क डन हमारा जीरो हो गया दोस्तों। एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों
कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, आपको दिया जाएगा कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और वह बॉडी यहाँ से चली इस स्थान से और वापस घूमकर वो इस स्थान पर आ गई, वापस घूमकर इसी स्थान पर आ गई, तो दोस्तों अगर वो इसी स्थान पर वापस आ गई तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, विस्थापन तो हुआ ही नहीं। तो विस्थापन नहीं हुआ तो भी वर्क डन ज़ीरो। तो वर्क डन पॉजिटिव का मैंने एग्जांपल बता दिया, वर्क डन नेगेटिव बता दिया, वर्क डन ज़ीरो बता दिया। एक एग्जांपल, जब भी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका एग्जांपल है जब भी कुली सामान लेकर चलता है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कुली के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है। तो दोस्तों कुली के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा याद रखिए, वर्क डन होता है F इंटू डी कॉस ऑफ थीटा। और कुली सामान लेकर जो चलता है तो फोर्स ऊपर को लगती है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली होता है, लीनियर होता है। तो जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है तो कुली के द्वारा किया गया काम वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली वर्क डन जो होता है कॉस ऑफ 90 जो होता है वो ज़ीरो, एंड ज़ीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो। तो मैंने सभी पॉइंट्स जो वर्क डन को लेकर एग्जाम में आते हैं वो यहाँ पर आपको बता दिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी दोस्तों, एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज नोन एज एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी। दोस्तों बॉडी के द्वारा यानी कि उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है, इज नोन एज एनर्जी। याद रखिएगा, क्षमता शब्द याद रखिएगा। एनर्जी और पावर में यही फर्क होता है कि वह रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है। यानी कि कितनी क्षमता है कार्य करने की आपकी, यह एनर्जी होती है, पर किस दर से आप कार्य कर रहे हैं वह पावर कहलाती है। तो एनर्जी का आप फॉर्मूला नोट कर लें। और एनर्जी और वर्क की दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? इनकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जूल। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया दोस्तों, वर्क और एनर्जी की एसआई यूनिट जूल। और एनर्जी क्या होती है दोस्तों? जूल होती है। एनर्जी और वर्क बोथ ऑफ, दोनों वर्क और एनर्जी दोनों ही दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी। मैं बार बार इसे रिवाइज कराता हूं दोस्तों आपको, इसलिए कि ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाता है कि वर्क और एनर्जी दोनों में से किसी को भी पूछ लेगा ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एनर्जी के दूसरा पॉइंट बताऊं कि एनर्जी क्या होती है, क्यों डेवलप होती है किसी बॉडी के अंदर। तो एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी, एनर्जी डेवलप्ड उत्पन्न होती है, डेवलप्ड इन अ बॉडी। मेरी बॉडी में एनर्जी कब होगा? जब मेरी बॉडी पे कोई वर्क डन किया जाएगा। जब मेरी बॉडी पर कुछ वर्क डन किया जाएगा तब उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी, तभी तो हम कहते हैं दोस्तों कि थोड़ा एक्सरसाइज कर ली या थोड़ा रनिंग करके आ गए तो एनर्जी आ गई बॉडी में, बॉडी एनर्जेटिक लग रही है, तो वही होती है एनर्जी। एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन, ड्यू टू वर्क डन ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे जो वर्क किया जाता है, बॉडी इज कॉल्ड, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उस एनर्जी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिकी ऊर्जा। कई तरह की एनर्जीज होती है दोस्तों, आपको आगे कराया जाएगा। इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी।
तो दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जब किसी बॉडी या वस्तु के ऊपर कार्य किया जाता है उसकी वजह से जो एनर्जी डेवलप हो जाती है उस बॉडी के अंदर, उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं दोस्तों। मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी कितनी तरह की होती है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक हमारी काइनेटिक एनर्जी जिसे हम बोलते हैं KE, एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और दोस्तों ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। बहुत आसान भाषा में आप समझिए, जब भी कोई वस्तु मोशन में होती है, गति में होती है, तो वो गतिज ऊर्जा उसमें डेवलप हो जाती है, गतिज ऊर्जा उसमें, गतिज ऊर्जा। और पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी स्थिज ऊर्जा। दोस्तों स्थिज ऊर्जा होती है, सीधा क्वेश्चन आएगा आपको, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको आज बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये होती है एनर्जी पोजेसेस इन अ बॉडी, यानी वही एनर्जी डेवलप्ड और पोजेसेस एक ही बात दोस्तों। एनर्जी पोजेसेस और डेवलप्ड कह सकते हैं आप, पोजेसेस इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसके कारण दोस्तों, ये अंडरलाइन कर लीजिए कि एनर्जी प्रोसेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, और यहाँ पर एनर्जी प्रोसेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ड्यू टू इट्स पोजीशन यानी वो किस अवस्था में रखी हुई है, वो आपको समझाते हैं। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप MDH मसाले के नाम से याद कीजिए, MGH, M फॉर मास, G फॉर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी चीज़ को अगर एक हाइट से छोड़ा जाए तो वह धरती की ओर फ्रीली फॉल करता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और यहाँ पर देखिए दोस्तों H होता है कि वो वस्तु कितनी हाइट के ऊपर रखी हुई है दोस्तों, चलती नहीं है। अगर वो वस्तु चलेगी तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर, लेकिन अगर वो वस्तु रखी हुई है, मैं अभी एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा, वस्तु रखी हुई है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया दोस्तों, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, MGH। क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल दे दिया जाता है कि एक बॉडी है जिसका मास इतना है, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास है 25 किलोग्राम और उसे इतनी हाइट पर रखा गया है, बता दिया 10 मीटर पर, बताइए उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 25 इंटू 9.8 इंटू 10 कर देंगे आप, और जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब आपको काइनेटिक एनर्जी बताते हैं दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी किस लिए होती है, ड्यू टू मोशन। यानी मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास है m और वह मोशन कर रही है वेलोसिटी v के साथ। कोई बॉडी मास, मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ या कोई भी वस्तु चल रही है और वह मोशन कर रही है वेलोसिटी v के साथ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हाफ m मास इंटू v स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और गलत आंसर कर देते हैं। मैं आपको अब इस नेक्स्ट स्टेप में बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहले काइनेटिक एनर्जी को जान लीजिए। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, हाफ mv स्क्वायर, यानी गतिज ऊर्जा, फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। अब मैंने पोटेंशियल एनर्जी जान लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी, इसका एग्जांपल है आपका, जैसे घड़ी में चाबी भरी जाती है, जैसे स्प्रिंग वॉचेस में चाबी भरी जाती है, तो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कोई वस्तु चल रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, चल रही है, गति में है, तो उसमें नॉर्मल सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज, आप मान लीजिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं लिख सकता हूँ कि मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर है। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी बढ़ाऊं मैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है कि अगर मैं किसी वस्तु के मास को डबल कर दूं, अगर मैं किसी वस्तु के मास को डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 2 टाइम्स। अगर मास 2 टाइम्स किया तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी। अगर 3 टाइम्स किया तो 3 टाइम्स। अगर मैं मास को हाफ कर दूं, अगर मैं मास को हाफ कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन वो वेलोसिटी को लेके पूछता है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा है। अगर वो वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ा दे, वेलोसिटी को 2 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 गुना इसे बढ़ाएंगे तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर वेलोसिटी को, हम किसी वस्तु की वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। अगर हम वस्तु की वेलोसिटी को 1/2 कर दें, वेलोसिटी को 1/2 कर दें तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी काइनेटिक एनर्जी, चूंकि स्क्वायर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दोस्तों हो जाएगी 1/4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है दोस्तों। और ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछे, कई बार, और हर तरह के एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलोसिटी को दुगना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर वेलोसिटी को हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और मैंने आपको समझा दिया है। अब दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब कोई वस्तु, मान लीजिए ये लैंड है हमारी, सरफेस ऑफ अर्थ, जब कोई वस्तु सरफेस ऑफ अर्थ से किसी हाइट पर, याद रखिए वस्तु हाइट पे जरूर होनी चाहिए तभी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला साइंटिफिकली गलत साबित हो जाएगा। mgh तो ही होगा, मास होना चाहिए, मास तो हर बॉडी का होता ही है, वो जीरो होती ही नहीं, मास किसी का जीरो है ही नहीं। और h जरूर होना चाहिए, यानी बॉडी सरफेस पर नहीं होनी चाहिए, बॉडी एक हाइट पर होगी। जैसे कि डैम्स में पानी रखा जाता है, आपको एग्जाम्पल देगा कि वाटर रिजर्वायर में वाटर रखा हुआ है डैम्स पर, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस तरह की एनर्जी होती है उसमें, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमने किसी तीर को, जिसका मास होता है, तीर का मास होता है, बो जो बोलते हैं, बो का मास होता है, जैसे उसे हम स्ट्रेच करते हैं यानी हाइट देते हैं, जैसे ही हम उसे स्ट्रेच करते हैं, हाइट ऊपर ही नहीं दी जाती दोस्तों, हाइट नीचे भी दी जाती डेप्थ में। जैसे ही हम उसे हाइट देते हैं नॉर्मल से, जितना ज़्यादा हम उसे खींचते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। और वही पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही हम उसे बो को लूज छोड़ते हैं वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अब बो जो है वो गति करने लग जाता है, तीर हमारी गति के साथ जाती है, और जिसमें गति होगी वो क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक हमारी एनर्जी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मास रखा होता है, यानी कि दोस्तों जिस भी बॉडी का मास होगा और उसकी हाइट होगी उसमें क्या होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। इसके कुछ और एग्जांपल्स दोस्तों देखते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स इस तरह हैं दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स तो बहुत इजी है, जो कोई भी वस्तु मोशंस में हो वो काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। अब देखिए दोस्तों एक एग्जांपल कॉमन होता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। वाटर रिजर्व्स ऑन डैम्स, यानी डैम्स पे जो वाटर रिजर्व्स होता है वो, अब आप देखिए स्प्रिंग वॉचेस, जो वॉचेस में हम चाबी भरते हैं वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देख लीजिए स्ट्रेस्ड बो,
एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोस्तों स्ट्रेस्ड बो, उसका तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गया होगा, स्ट्रेस्ड बो। अब दोस्तों और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पोटेंशियल एनर्जी के, आप देखिए दोस्तों इसमें एक एग्जाम्पल आता है हमारे सामने, अब मोशन में इसमें एक और पॉइंट है दोस्तों कि एरोप्लेन उड़ता है, एरोप्लेन्स उड़ते हैं, एरोप्लेन्स के अंदर कौन सी एनर्जी होती है आपसे पूछेगा, तो एरोप्लेन्स तो क्या होता है दोस्तों, एक हाइट पे उड़ते हैं, तो ज़मीन से उनकी हाइट भी होती है, ठीक है दोस्तों, उनका कुछ मास भी होता है और वो मूव भी कर रहे होते हैं, उनमें मोशन भी होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ, साइंस ये कहती है कि एरोप्लेन्स के अंदर, उड़ते हुए जहाज के अंदर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है दोस्तों, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों ही उड़ते हुए जहाज में होती है दोस्तों। अब मैं आपको इसका, ये हुई बात हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक रिलेशन होता है एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये भी बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P²/mv। अब ये कहाँ से आया दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है दोस्तों। और आप मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू संवेग, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं संवेग। तो दोस्तों m इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं यहाँ पर हाफ इंटू m इंटू v², ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे अगर m से मल्टीप्लाई करूं और m से डिवाइड करूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा फॉर्मूला बदल जाएगा। देखिए मास इंटू एक वेलोसिटी लेंगे तो एक बार मोमेंटम, एक बार मास लेंगे तो एक बार वेलोसिटी लेंगे तो ये दो बार मोमेंटम, और ये 2m। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये भी होता है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि एग्ज़ाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है कि अगर मोमेंटम को, अब आप देख लीजिए, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2mv 2m। तो दोस्तों अगर मैं P को 2 टाइम्स बढ़ा दूँ, यानी मोमेंटम P जो है वो मोमेंटम का साइन होता है, अगर मैं P को 2 टाइम्स बढ़ा दूँ तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी दोस्तों, 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है। अगर मैं P को हाफ टाइम्स कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं एग्ज़ाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसे हम कहते हैं संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, energy neither be created nor be destroyed, energy can neither be created nor be destroyed, it transforms into one form to another form,
एनर्जी कभी भी ना तो उत्पन्न की जा सकती है, कोई भी ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा अपने आप एक फॉर्म से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे दोस्तों बैटरी में केमिकल ऊर्जा होती है, केमिकल होता है, वह केमिकल ऊर्जा खत्म नहीं होती, वह अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही बल्ब को जलाती है, बल्ब में वह लाइट और हीट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ऊर्जा संरक्षण का यही नियम है कि कोई भी एनर्जी जब कभी भी ना तो क्रिएटेड की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉयड होती है, बल्कि यह एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपने आप ट्रांसफॉर्म होती है। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अर्थ सरफेस से मैं किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकता हूँ, तो जब बॉल ऊपर की ओर जा रही है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो स्थिर होने वाली है, वो स्थिर की अवस्था में जा रही है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है बॉल की मैक्सिमम। ये पूछा जाता है कि अगर एक बॉल को हवा में फेंका गया तो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी, 4 ऑप्शन देगा, तो आप कहेंगे एट हाईएस्ट पोजीशन द बॉल गेन्स इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी हाइट जितनी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, मास तो बॉल का कुछ है ही। अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से जब मैंने फेंका तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, पर ऊपर जाते 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती गई ऊपर जाते जाते। अब जैसे ही बॉल यहाँ से गिरना शुरू होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी, बॉल गिर रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम, उसकी जैसे ही वो पहुँचने वाली होगी अर्थ पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। इज जस्ट अबाउट टू रीच, when a ball is just about to reach the earth surface, its kinetic energy is maximum। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगी दोस्तों, ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बॉल की कहाँ होगी। जस्ट व्हेन अ बॉल इज जस्ट अबाउट टू रीच अ सरफेस, जैसे ही सरफेस के पास पहुँचने वाली होगी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यानी अब क्या हुआ, पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा थी, अब पोटेंशियल क्या हुई, ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई, बदलना शुरू हो गई काइनेटिक में, यानी कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना तो क्रिएट की जा सकती है, वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अपने आप स्वतः ही बदल जाती है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ एनर्जी कन्वर्जन्स और पावर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।